नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसी का एक सेक्शन पॉलीमर जो है, इस पर आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक कंपटीशन के साथ साथ में स्कूल एजुकेशन दोनों के लिए ही इक्वली बेनिफिशियल है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करिकुलम 10th लेवल का है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम 3 से 4 चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, पॉलीमर बनते कैसे हैं। दूसरा, पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं। देन उनके जो टाइप्स है, क्लासिफिकेशंस है, उनको फिर आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलीमर होते क्या है। व्हाट आर पॉलीमर्स, जिसको आप बहुलक कहते हो। पॉलीमर्स हिंदी में हम कहते हैं बहुलक। तो बहुलक पॉलीमर को जानने से पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे इसमें। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर पॉलीमर बनते किससे हैं। पॉलीमर बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन्स की जरूरत होती है, यानी आपको कुछ ऐसे यौगिक कंपाउंड्स चाहिए जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा हो, देन उसके बाद में हाइड्रोजन हो, देन उसके बाद में दूसरे घटक हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, वो चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज है कि पॉलीमर बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन की आवश्यकता होती है। तो हम कहेंगे बहुलक निर्माण में हाइड्रोकार्बन की आवश्यकता होती है, दूसरी चीज हम बात करेंगे, ये जो वर्ड आपके सामने दे रखा पॉलीमर, इसको अगर मैं क्लासिफाई करता हूं तो ये हमारे पास दो चीजों में बनेगा। जैसे देखिए, मैं बात करता हूं पॉलीमर की। पॉलीमर ये दो पार्ट से मिलकर बना है। पहला हमारे पास में है पॉली, प्लस करके दूसरा हमारे पास में आएगा MER। अब देखिए, इसमें ये जो पहला वर्ड हमारे पास में है पॉली, इसको हम कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल मतलब बहु, मल्टीपल, जिसको आप कह सकते हो बहु, ठीक है। और MER मर जो हमारे पास में है, इसको हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसको कहते हैं छोटी से छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसको आप कह सकते हो कि सबसे लघुत्तम इकाई, लघुत्तम भाग कह सकते हो। अब देखिए, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि पॉलीमर्स क्या है, कोई हमारे पास में स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटी इकाई हाइड्रोकार्बन की, जिसको मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिपीट करते हैं हम इसमें। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में कोई भी चीज आपको वर्ड की फाइल में बार बार रिपीट करनी हो तो क्या करते हो, एक बार उसको आप कॉपी कर लेते हो, देन कंटिन्यूस पेस्ट करते हो। सेम यही चीज हमारे पास में है। तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन, स्मॉलेस्ट पार्ट, उसके बारे में जानना है, जिसको बार बार मल्टीपल रिपीटेशन करके, उसकी पुनरावृत्ति करके हम कुछ ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। अब बात आती है कि सबसे छोटी इकाई जो है उसको हम क्या कहते हैं। तो एक वर्ड आता है हमारे पास में जिसे हम कहेंगे एकलक। एकलक का मतलब होता है मोनोमर। अब देखिए, मोनोमर की मैं बात करता हूं तो आप कहोगे हाइड्रोकार्बन की वो सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति कर कंटिन्यूस रिपीटेशन करके आप पॉलीमर्स बनाते हैं। तो बात आती है सबसे छोटी इकाई हाइड्रोकार्बन की कौन सी है जिसको मल्टीपल रिपीटेशन किया जाएगा, वो हमारे पास में आती है ईथीन, यानी C2H4। तो देखिए, हम कहेंगे वह सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति कर बहुलक का निर्माण किया जाता है। बहुलक का निर्माण करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि मोनोमर जो हमारे पास में है वो पॉलीमर्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसके मल्टीपल रिपीटेशन से, बार बार पुनरावृत्ति से बहुलक प्राप्त करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का कौन सा मोनोमर है जिसको कंटिन्यूस रिपीट किया जाएगा,
वो हमारे पास में आता है इथीन। यानी इथीन जो है, इथीन एकलक है, एकलक है जिससे बहुलकों का निर्माण होता है, बहुलकों का निर्माण होता है। पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं हम, इसमें निर्माण होता है, ठीक है। अब बच्चा कहता है कि सर ये जो इथीन वर्ड हमारे पास में है, जिसे आप लोग कहते हो कि C2H4, C2H4 कहोगे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो C2H4 है डबल बॉन्डिंग में होता है H2C डबल बॉन्डिंग CH2। अब बच्चा कहता है कि सर इथीन जो है इसमें डबल बॉन्डिंग है, और आपको पता है कि डबल बॉन्डिंग है यानी अनसैचुरेटेड है। ये अनसैचुरेटेड का मतलब है ये टेम्परेरी क्लोजिंग बॉन्डिंग है, आप इसे आराम से तोड़ सकते हो। अगर यहां सिंगल बॉन्डिंग होती तो वो संतृप्त कहलाता हमारे पास, सैचुरेटेड, उसे तोड़ना थोड़ा सा जटिल है। अब क्या किया जाता है, किस प्रकार से एकलक से बहुलक का निर्माण होता, ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारे पास में इथीन है जिसे आप C2H4 बोलते हो, इसे गर्म किया जाता है। इसे लगभग लगभग हम बात करते हैं 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। यानी इसे 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो पहला काम हमारे पास में ये, ठीक है। यानी जो एकलक है उसे हम लगभग 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, ये जो आपके पास में डबल बॉन्डिंग है, ये डबल बॉन्डिंग ब्रेक होगी, और डबल बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो आपको पता कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो कार्बन को अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए 4 और चारों तरफ से बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 तो उसके पास खुद के पास है और 4 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आपने इस टेम्परेचर पे इसको गर्म किया तो क्या होगा, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यानी डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या करेगा कि दोनों साइड में दो बॉन्डिंग बनाने के लिए तैयार होगा। इस प्रकार से देखो, ये हमारे पास बन जाएगा, मैंने कहा C, और यहां पर आपके पास कार्बन जुड़ गया डबल बॉन्डिंग का। यहां देखिए, एक आपके पास में हाइड्रोजन इस साइड में हो गया, एक हाइड्रोजन आपके पास इस साइड, एक हाइड्रोजन हमारे पास में इस साइड है, और एक हाइड्रोजन हमारे पास में इस साइड बन गया। यहां पर दो बॉन्डिंग्स खोल दी उसने। कहने का मतलब क्या है कि कार्बन की संयोजकता 4 है और 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ पूरा हुआ, 2 हाइड्रोजन है, और एक इसने बॉन्डिंग खोल दी। इस बॉन्डिंग को खोलने से क्या होगा कि दूसरे इथीन के जुड़ने की संभावना बन जाती है। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, इथीन को आपने गर्म किया जिससे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ। डबल बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा कि दो नई बॉन्डिंग्स बनेंगी, यानी अब इसमें कट पेस्ट की संभावना बढ़ेगी इसमें। अब बच्चा कहता है कि सर कितनी बार इथीन को मैं कम से कम रिपीट करूं तब जाके मेरे पास कोई प्रोडक्ट बनेगा। इथीन को कम से कम यानी न्यूनतम, न्यूनतम 200 बार, 200 बार पुनरावर्तित, पुनरावर्तित करने पर, करने पर उत्पाद बनता है, उत्पाद बनता है। अब क्या मतलब है इसका कि इथीन जो है उसको कम से कम 200 बार रिपीट करना पड़ेगा इसके जस्ट आगे बॉन्डिंग में, तब जाके किसी न किसी एक प्रोडक्ट का निर्माण होगा, और जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद हमारे पास में क्या होगा, बहुलक कहलाएगा, पॉलीमर। अब बच्चा कहता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को आप कहते हो बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण, यानी इसे कहा जाता है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। अब देखो, पहली स्लाइड पे मैंने क्या चीज बताई, सिंपल सी, पॉलीमर्स क्या होते हैं, मल्टीपल रिपीटेशन ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी लघुतम इकाई का एक से दूसरी बार पुनरावर्तित करके बनने वाले उत्पाद। दूसरी चीज, सबसे छोटी इकाई जिससे बहुलकों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं एकलक, और एकलक के रूप में हाइड्रोकार्बन की आवश्यकता होती है जिसमें हम इथीन को यूज करते हैं। इथीन को लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है जिससे इसकी डबल बॉन्डिंग ब्रेक होती है। डबल बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो कार्बन अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए दो बॉन्डिंग और निकालेगा,
अब यहां से जो दो बॉन्डिंग निकलती है, यहीं से हम क्या करते हैं, इथीन को मल्टीपल रिपीट करवाते हैं। और कितनी बार, कम से कम 200 बार रिपीट होगा, 200 से ज्यादा, कोई 400, कोई 350, अलग अलग, कम से कम 200 बार रिपीट करने पर हमें कुछ उत्पाद प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं बहुलक। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इथीन को जोड़ जोड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन। तो पहली स्लाइड पे हमने एक बेसिक बात की। अब हम बात करेंगे कि बहुलक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमर की। टाइप्स ऑफ पॉलीमर, टाइप्स ऑफ पॉलीमर। अब देखिए, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा टेबुलर फॉर्म बनाऊंगा, फिर उस टेबल के ऊपर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है हमारे पास में बहुलक की, जिसे हमने नाम दिया पॉलीमर। बहुलक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहला हमारे पास में जिसे हम कहते हैं कि प्रकृति से सीधे हमें प्राप्त होता है, नेचुरल पॉलीमर यानी प्राकृतिक बहुलक। तो पहला हमारे पास में आएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक बहुलक, जिसे आप कहोगे नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स। और दूसरा देखिए, नेचर से जो आपको पॉलीमर्स मिलते हैं उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो उनमें कुछ आर्टिफिशियली मैन मेड के तरीके से उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, तनन क्षमता, उसको बढ़ाया जाता है। और दूसरा हमारे पास में होता है जिसे हम कहते हैं मानव निर्मित, मैन मेड कह सकते हो, संश्लेषित कह सकते हो इसमें, संश्लेषित, संश्लेषित बहुलक, जिसे आप सिंथेटिक कहोगे, सिंथेटिक पॉलीमर। जब कभी भी वर्ड आता है सिंथेटिक, तो समझ लेना कि किसी केमिकल रिएक्शन की मदद से इंसान ने उसको क्रिएट किया, जिसको आप मानव निर्मित यानी मैन मेड भी कह सकते हो। अब देखिए, प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं ये खुद दो टाइप के होते हैं। हमें पता है कि प्रकृति से जो बहुलक मिलते हैं वो या तो आपको पादपों से मिल सकते हैं, पेड़ पौधों से, या फिर आप लोगों को जीवों से प्राप्त हो सकते हैं। तो पहला हमारे पास में अगर मैं लिखूं यहां पर, पादपों से प्राप्त, पादपों से प्राप्त बहुलक यानी पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। दूसरे की मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास में है जीवों से प्राप्त बहुलक, जीवों से प्राप्त बहुलक। और आप लोग इसको कहोगे कि पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, यानी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स। ये हो गया हमारे पास दो। अब देखिए, यहां पर मैं एक छोटी सी चीज बात करता हूं, पेड़ पौधों से जो बहुलक हमें प्राप्त होते हैं उनका मोनोमर क्या होता है। बच्चा कहता है सर पेड़ पौधों से हमें क्या क्या चीज प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले आपने देखा होगा कपास जो होती है, ये कपास आप लोगों को पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो बच्चा कहे सर एक बात बताइए, कपास जो है या पेड़ पौधों से जो हमें बहुलक प्राप्त होते हैं उनका एकलक मोनोमर क्या है। तो इनका मोनोमर होता है हमारे पास सेल्यूलोज। सेम तरीके से जीवों से प्राप्त होने वाले बहुलक की बात करता हूं, जैसे मैं बात करता हूं रेशम की। आपने देखा होगा शहतूत के पेड़ पर छोटे छोटे कीड़े पाले जाते हैं, उन कीड़ों को फिर गर्म पानी में डालकर उनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो जीवों से प्राप्त जितने भी बहुलक हैं उनका जो सबसे मुख्य एकलक होता है वो प्रोटीन होता है। तो हम यहां पर एक चीज पे डिस्कस कर सकते हैं कि पादपों से प्राप्त होने वाले बहुलक, इनका मुख्य एकलक, मुख्य एकलक सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है। ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम बात करते हैं जीवों से प्राप्त बहुलक, तो आप कह सकते हो ऐसे जितने भी पॉलीमर्स हैं इनका मुख्य एकलक होता है प्रोटीन हमारे पास। तो इनका मुख्य एकलक, मुख्य एकलक
प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। खूब सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जिसमें से एक एक दो दो एग्जाम्पल्स जो आपको यहां रखने हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जितने भी पॉलीमर्स हैं उनका मुख्य आधार सेलुलोज, और जीवों से जितने भी पॉलीमर्स आपको मिल रहे हैं उनका मुख्य आधार हमारे पास प्रोटीन होगा। बच्चा का सर एग्जाम्पल बताएं। इसके दो बेस्ट एग्जाम्पल देखिए। एक तो हो गया आपके पास में कपास, जिसको आप कॉटन कहते हो, और एक हो गया आपके पास में रबड़। जैसे आपने देखा होगा कि लेटेक्स जो होता है हमारे पास में पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ये जो रशिया वगैरह साइड के अंदर में ज्यादा प्लांटेशंस होते हैं, वहां पर दूध निकलता है पेड़ से और उसको लेटेक्स कहते हैं, और वहां से हम बनाते हैं रबड़। रबड़ प्राकृतिक भी होता है, संश्लेषित भी होता है। इस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी? प्राकृतिक की। यहां पर एग्जाम्पल दिया जाए कि भाई जीवों से प्राप्त होने वाला, सबसे पहला तो आपके पास में रेशम हो जाएगा, जिसको सिल्क कहते हैं उसमें, ठीक है। सिल्क जैसा मैंने आपको बताया कीड़ों से प्राप्त होता है। दूसरा हम बात करते हैं ऊन की, वूल जो होता है, भेड़ जो होती है उनसे प्राप्त होता है इसमें, यानी ऊन कह सकते हो आप इसमें। तो दो हमारे पास एग्जाम्पल हो गए और इनके एकलक हमारे पास। अब बात आती है इसमें संश्लेषित यानी सिंथेटिक, इंसान ने जो बनाए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमारे पास में है वो है प्लास्टिक, मानव निर्मित बहुलक, जिसकी कोई तुलना नहीं है। वो आज की तारीख में हमारे लिए एज ए ड्रॉबैक के रूप में क्यों गलता नहीं है ये हमारे पास। तो बात आती है कि प्लास्टिक जो है वो मानव निर्मित बहुलक जो है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। अब देखिए, प्लास्टिक दो टाइप का होता है। एक होता है जिसको रीयूज कर सकते हैं, और एक ऐसा होता है कि जिसको रीयूज नहीं किया जा सकता। तो यूज करने के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारे पास में कहलाता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा हमारे पास में जिसको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, तो आप कहोगे ऐसे मानव निर्मित पॉलीमर्स जिनको एक बार गर्म करके आप किसी सांचे में डाल देते हो, और उसके बाद मान लो वो चीज टूट जाती है, फिर उसको वापस गर्म करके नए रूप में ढाल सकते हो, उसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, यानी विच कैन बी रिसाइकल्ड। जैसे एक बार गर्म करके दूसरे सांचे में, फिर उसको इकट्ठा कर लो, जिसे हम वापस गर्म करके दूसरे सांचे में डाल सकते हैं। और नॉर्मल वर्ड ये कहें, ऐसा प्लास्टिक जिसे कबाड़ी खरीद लेता है वो हमारे पास में कहलाता थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि पता है कबाड़ी को कि ये बिकेगा और फैक्ट्री में जाके रिसाइकल होगा। तो हम कहेंगे वह बहुलक, वह बहुलक जिसे गरम कर, जिसे गरम कर पुनः नए रूप में ढाला जा सकता है, ढाला जा सकता है। यानी ऐसा हमारे पास में प्लास्टिक पॉलीमर विच कैन बी रिसाइकल्ड, तो यहां पर मैं लिख देता हूं रिसाइकल्ड किया जा सकता है, रिसाइकल्ड। आपने देखा होगा कि जब आप प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हो तो उस प्लास्टिक के प्रोडक्ट के ऊपर में ऐसे लिखा हुआ होता है, देखो ऐसा निशान बना हुआ होता है एरोज करके, आपने देखा होगा, मुझे उम्मीद है पूरी तरह से ऐसे यूं ऐसे एरो बने हुए होते हैं। इसका मतलब है कि दिस प्लास्टिक प्रोडक्ट कैन बी रिसाइकल्ड, इस प्रकार के प्लास्टिक उत्पाद को पुनरावर्तित किया जा सकता है। उसके बाद दूसरे की हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको गर्म करके आप रिसाइकल नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा स्विच बोर्ड जो होता है वो प्लास्टिक से बनता है, अगर वो टूट जाए तो कबाड़ी उसको खरीदता नहीं है, क्यों? उसको पता है कि बिकेगा नहीं। आप जबरदस्ती उसको दे भी जाओगे कि भाई ले जा इसको, तो वो आप ही के घर के पीछे की साइड में जाके पटक देगा उसको। उसको पता है ये बोझ है मेरे लिए, आगे जाके बिकेगा नहीं क्योंकि रिसाइकल नहीं होता है। तो हम कहेंगे वह बहुलक, वह बहुलक जिसे गरम कर पुनः नए रूप में नहीं उपयोग में लिया जा सकता, नहीं उपयोग में
लिया जा सकता है विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, रिसाइकल नहीं होता है। इस प्रकार का जो हमारे पास में प्लास्टिक प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग, यानी नॉट रिसाइकल्ड कह सकते हो, रिसाइकल्ड। ठीक है, अब देखिए इनके एग्जाम्पल की बात करता हूं, हालांकि इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो बेसिक एक एग्जाम्पल मैं बात करता हूं पॉलीथीन की। पॉलीइथीन होता है ये, शॉर्ट फॉर्म के अंदर में इसको हम पॉलीथीन बोल देते हैं। पीवीसी कह सकते हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन हो सकता है, पॉलीप्रोपीन हो सकता है, टेफ्लॉन हो सकता है, खूब सारे हैं। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल जिन्हें आप रिसाइकल नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा एक तो होता है हमारे पास में मेलामाइन, मेलामाइन टाइल्स बनाने में काम आता है। दूसरा आपके पास में होता है बेकेलाइट, बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है, घरों में आपने देखा होगा ऐसे बर्तन जिससे गैस पे रख के खाना बनाया जाता है, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो कुचालक प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अगर लोहे के बने होंगे तो हैंडल गर्म हो जाएगा। यानी किसी भी बर्तन को पकड़ने के लिए उनके जो हैंडल कुचालक बनाए जाते हैं, कई जगह देखा होगा लकड़ी के बनते हैं और कई जगह प्लास्टिक के बनते हैं। अगर वो प्लास्टिक है तो वो बेकेलाइट यानी थर्मोसेटिंग। अब यहां पर हमने एक बेसिक चर्चा कर दी कि बहुलक जो है वो कितने प्रकार के। अब हम बात करेंगे कि बहुलकों में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में जो है वो थर्मोप्लास्टिक। टोटल मिला के 14 ऐसे बहुलक हैं जो इस थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं और 3 ऐसे बहुलक हैं जो थर्मोसेटिंग की कैटेगरी में आएंगे। तो अब हम हमारा जो टोटल फोकस है वो रखेंगे थर्मोप्लास्टिक के ऊपर में। तो बात करते हैं हम इसमें थर्मोप्लास्टिक बहुलक, बहुलक यानी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या है। ऐसा पॉलीमर जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, बार बार गर्म करके नए रूप में डाला जा सकता है, यानी वह पॉलीमर बहुलक, पॉलीमर जिसे गर्म कर पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, उपयोग में लिया जा सकता है, जा सकता है। अब देखिए कौन कौन से पॉलीमर्स हैं जिनको हमें पढ़ना है जो थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे पहला हमारे पास में जो है जिसे हम कहते हैं पॉलीथीन, पॉलीइथीन कहा जाता है इसको। अब देखिए आप लोगों को पढ़ना क्या है, एक तो मोनोमर की जानकारी होनी चाहिए, एकलक क्या है, और दूसरा ये बनता कैसे है, तीसरा इसकी केमिकल चेन क्या है, और चौथा इसका यूज क्या है। हर एक बहुलक के अंदर में ये 4 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि पॉलीथीन जो है, पॉली वर्ड जो है उसके आगे जो ये वर्ड लिखा हुआ इथीन, ये इसके मोनोमर को दर्शाता है, यानी वो एकलक है जिसे कंटिन्यूस रिपीट करके आप बहुलक बनाओगे। तो हम कहेंगे इसका एकलक जो है, इसका एकलक इथीन होता है, इसका एकलक इथीन होता है। अब देखो इथीन जो है इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये इस प्रकार से देखो, वैसे लिखा जाता है हमारे पास में इसे C2H4 में लिखा जाता है, और इसको ढंग से अगर हम लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हो। आप देखिए C2H4 को आप लिख सकते हो H2C डबल बॉन्डिंग CH2। अब हम काम करेंगे, इसको गर्म किया जाता है, वही जो मैंने स्टार्टिंग में फंडा बताया था, इसे लगभग आप 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हो तो क्या होगा, ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। बॉन्डिंग ब्रेक होने से क्या होगा, देखिए गर्म करने पर जैसे ही हम इसे गर्म करेंगे हमारे पास में इस प्रकार का शेप देखेगा, CH H सिंगल बॉन्डिंग CH और H। अब देखो वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, 3 है, तो यहां पर इस प्रकार से खुल गए। देखिए तो अब क्या होगा, एक नया इथीन इस साइड भी ऐड होगा और इस साइड भी ऐड होगा। तो आप यहां पर कह सकते हो ये जो चीज हमारे पास बनी है, ये जो चीज बनी है
इसे आप कहोगे मोनोमर। मोनोमर, क्लियर। जुड़ने के लिए प्रवृत्त है आगे की साइड के अंदर, क्लियर। अब बात आती है, इसको कम से कम 200 से 250 बार अगर ऐड करेंगे तो कोई नया एक प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसे इसको कंटिन्यूस में ऐड करता हूं तो कैसे बन जाएगा, देखिए ये C बन गया, C, इस प्रकार से H और यहां पर H, ये H हो गया। अब यहां ऐड होगा तो मैं राइट साइड में ऐड करते हुए दिखा रहा हूं, ये चीज है। अब एक ऐसा कैसा मोनोमर इसके साथ और जोड़ देंगे, C, ये बन गया H, ये H हो गया और ये हमारे पास H, यहां पर फिर ऐड हो जाएगा इसमें, और हाइड्रोजन दोनों साइड में ऐड हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, इस प्रकार से ये लंबी श्रृंखला हमारे पास में चलती जाएगी। C, H और ये H, ऐसे, ये ऐसे चलेगी। तो ये जो आपके पास में नया उत्पाद बनेगा प्यारे बच्चों, इस उत्पाद को हम कहते हैं पॉलीथीन, शॉर्ट में कहा जाता है पॉलीइथीन ही बोलूंगा मैं इसको, शॉर्ट में इसको, ये जो ई है इसको रिमूव करके पॉलीथीन बोल देते हैं इसमें। अब बच्चा कहे सर इसका रासायनिक रूप क्या होगा, इसको ऐसे लिखा जाता, देखिए ये आपके पास में है CH, सिंगल बॉन्डिंग C, इस प्रकार से H हो गया, यहां पर H है, यहां पर H है। अगर मैं इसे n टाइम्स रिपीट करता हूं तब जाके मेरे पास में ये बनता है पॉलीथीन, क्लियर। तो पहली चीज क्या हुई, इथीन मोनोमर है, गर्म किया जाता है, डबल बॉन्डिंग ब्रेक होती है, तो जो नई इकाई बनेगी वो मोनोमर। इसे कम से कम 200 से 250 बार रिपीट करके तब जाके पॉलीथीन बनता है। अब देखिए पॉलीथीन जो है ये सबसे सस्ता थर्मोप्लास्टिक है, सबसे सस्ता और सबसे घटिया क्वालिटी का पॉली आप कह सकते हो थर्मोप्लास्टिक है। बच्चा बोले क्यों सर, क्योंकि देखिए इसका गलनांक बिंदु जो है, मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट लगभग 115 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए 115 डिग्री सेल्सियस पर ये गलने लग जाता है। अब बच्चा कहे सर इसका यूज क्या है, आपने देखा होगा जितने भी पॉली बैग्स होते हैं, पॉली बैग्स होते हैं, पॉली बैग्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कहीं पर भी सब्जी खरीदने जाते हो तो सब्जी वाला जिस प्लास्टिक की पन्नी के अंदर में आपको सब्जी देता है वो पॉली बैग्स हो गए। आप जब दूध लेने जाते हो तो दूध के जो प्लास्टिक के अंदर में पैकिंग मिलती है वो हमारे पास में पॉली बैग्स हो गए। दूसरा हम कह सकते हैं प्लास्टिक कवर्स में, प्लास्टिक कवर्स जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई सामान खरीद के लाते हो तो वो प्लास्टिक की पन्नी में लिपटा हुआ होता है, तो प्लास्टिक की जो पन्नी यूज कर रहे हैं वो हमारे पास में जो है वो पॉलीथीन होता है। देखिए दोस्तों प्लास्टिक प्रोडक्ट जो भी है वो जितने कम यूज हो उतने ज्यादा बढ़िया, क्योंकि WHO की एक बेसिक रिपोर्ट है 2019 के अंदर में रिलीज हुई थी जिसमें यह बताया था कि प्रति वर्ष एक व्यक्ति अपने शरीर में 52,000 प्लास्टिक पार्टिकल्स इनटेक कर रहा है। कैसे, आपने देखा होगा किसी ना किसी गाय बगाहे आपके कहीं ना कहीं प्लास्टिक प्रोडक्ट जो है वो कांटेक्ट में आता है, प्लास्टिक की बोतल्स होती है। कई जने लोग क्या करते हैं कि चाय पैकिंग करवा के लाते हैं किसी प्लास्टिक की पन्नी के अंदर में, अब वो गर्म चाय जो है उस प्लास्टिक की पन्नी में जब टच होती है तो उस प्लास्टिक को धीरे धीरे मेल्ट करती है, तो उसके प्लास्टिक पार्टिकल्स जो हैं वो उस चाय के अंदर आते हैं। फिर जब वो उसको पीता है तो क्या होगा, वो प्लास्टिक पार्टिकल्स उसकी बॉडी में जाएंगी। तो कोलन कैंसर जो होता है, आंतों का कैंसर, इसकी सबसे बड़ी संभावना है। यानी सबसे घटिया, सबसे सस्ता और सबसे हल्का जो थर्मोप्लास्टिक है वो हमारे पास में हो गया पॉलीथीन। अब हम बात करते हैं दूसरे की, नंबर सेकंड। देखिए सेकंड जो आपके पास में है इसे आप कहोगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या होता है, एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ऐड हो जाता है इसमें। तो हम बात करेंगे इसका जो एकलक है, मोनोमर जो हमारे पास में है, मोनोमर वो क्या होता है। देखिए तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या, तो हम कहेंगे H2C डबल बॉन्डिंग, ये हो जाएगा C और HCl हो गया। अब देखिए जब इसको गर्म किया जाता है तो ये बॉन्डिंग जो है ये ब्रेक होती है, तो इसका मोनोमर किस प्रकार से लिखा जाएगा, कार्बन लिख दिया हमने, यहां पर इस प्रकार से संयोजकता 4 है,
ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और यहां पर हमने क्लोरीन ऐड कर दिया। अब इस प्रकार से ये जुड़ता जाएगा दोनों साइड में, तो ये आपके पास में हो गया इसका मोनोमर एकलक, क्योंकि जुड़ने की संभावना है आगे। ये बना हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस रिपीट करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। यही चीज 200, 500, 400 बार कंप्लीट रिपीट होगी। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि सी इस प्रकार से, H कह दिया हमने, H कह दिया, H कह दिया, Cl, ये तो एक मोनोमर है। अब इसी को कंटिन्यूस रिपीट करेंगे, तो 2-3 बार बनाऊंगा मैं बस इसमें। ये C बना दिया H, ये Cl हो गया, ये बन गया H हमारे पास में, ये H हो गया, और ये फिर एक बार और रिपीट कर दिया मैंने, H Cl H, और ये बन गया H। अब देखो ये कंटिन्यूस रिपीट होता जाएगा। तो ये बना आपके पास में एक प्रकार से, जिसे आप कहोगे, ये जो चीज बनी है हमारे पास में, ये है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी कहलाएगा इसमें। अब बच्चा कहता है कि सर पीवीसी के बारे में बात करें, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, लगभग 315 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और ये सॉलिड प्लास्टिक है। अब बच्चा बोले सर इसका यूज क्या है, आपने देखा होगा एटीएम कार्ड्स जो बने हुए होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, वो पीवीसी की होती है। कुर्सियां जो बनी हुई होती हैं वो पीवीसी की होती है। पाइप्स देखे होंगे आपने, इरिगेशन के, सिंचाई के अंदर में जो पाइप यूज होते हैं वो पीवीसी के बने होते हैं। आपने आपकी टीवी की प्लास्टिक बॉडीज देखी होगी, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसकी प्लास्टिक बॉडी देखी होगी, और ये जो मेरे पास डिजिटल बोर्ड जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, इसके चारों तरफ का जो बॉर्डर है वो भी प्लास्टिक का है। तो ये मेरे पास में किसका बना हुआ है, पीवीसी का। तो हम कहेंगे इसका मुख्य उपयोग, मेन जो यूज है वो मैं यहां लिख देता हूं। नंबर पहला, आप कह सकते हो स्कूल आईडी कार्ड्स में, स्कूल आईडी कार्ड्स में, वो वाले कार्ड्स की बात नहीं कर रहा कि एक पन्ने पे लिख के दे दिया, नहीं। तो स्कूल आईडी कार्ड जो प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं। दूसरा आप कह सकते हो कि जो एटीएम कार्ड्स होते हैं, एटीएम कार्ड्स। नंबर थर्ड आप कह सकते हो चेयर्स बनाने में, कुर्सियां बनाने में, जैसे देखा होगा प्लास्टिक की चेयर्स आती हैं, प्लास्टिक की टेबल्स आती हैं, ये सारी की सारी जो होती हैं वो किससे बनती है, पीवीसी से। नंबर फोर्थ हम बात कर सकते हैं पाइप्स जो बनते हैं आपके पास में, पाइप्स, भले ही वो सिंचाई वाले पाइप हो मजबूत वाले, या फिर प्लास्टिक फिटिंग वाले पाइप होते हैं, वो भी यही काम करते हैं। और नंबर 5, ज्यादा नहीं बताऊंगा, बेसिक बेसिक चीजें इसके अंदर में, या फिर कह सकते हो टीवी, मॉनिटर, मॉनिटर आदि कि प्लास्टिक बॉडी जो होती है वो प्लास्टिक बॉडी हमारे पास में किसकी होती है, पीवीसी की। और पीवीसी जो है प्यारे बच्चों, ये पीवीसी रिसाइकल्ड होता है। अगर कुर्सी टूट जाए कबाड़ी वाले को बेच दो, ले लेगा। पाइप प्लास्टिक का टूट जाए आप बेच दो, वो कबाड़ी वाले को ले जाए। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में थर्मोप्लास्टिक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो। तीसरा हमारे पास में आता है नंबर थर्ड, जिसे हम कहते हैं पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। अब पॉलीस्टाइरीन की बात करें तो सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है इसका मोनोमर क्या है। पॉलीस्टाइरीन है क्या? ये प्यारे बच्चों मुख्य तरह से एक तरह से सिंथेटिक यानी संश्लेषित, मानव निर्मित, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। अब ध्यान से देखिएगा, 3 वर्ड लिखे हुए हैं। सिंथेटिक मतलब मानव निर्मित, एरोमेटिक मतलब खुशबूदार, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसके अंदर में, खुशबूदार होगा। जैसे आपने देखा होगा ऐसे जितने भी केमिकल्स हैं जो खुशबूदार हैं वो सब एरोमेटिक हैं। जैसे फिनाइल की बात करते हैं, घर के अंदर में जब फिनाइल का पोछा लगता है या फिनाइल कहीं गिरता है, दूर से स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि वो एरोमेटिक है, यानी एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन टाइप का। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। इसके एकलक की बात करते हैं, इसका जो मोनोमर होता है, मोनोमर एकलक, ये हमारे पास में है स्टाइरीन, और स्टाइरीन का जो फॉर्मूला होता है C8H8 होता है। अब देखिए
स्टाइरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, देखिए स्टाइरीन का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा हमारे पास में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास यहां पर डबल बॉन्डिंग ऐसे, यहां पर एक कार्बन जुड़ा होता CH, डबल बॉन्डिंग हो गया हमारे पास CH2। क्लियर। कई जगह क्या करते हैं कि बच्चे यहां पर H2 जोड़ देते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार से कार्बन की संयोजकता 4 बनी रहे इसमें। अब देखिए यह है स्टाइरीन। अब जैसे इसे मैं गर्म करता हूं, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस पे मैंने गर्म किया, गर्म करते क्या होगा, डबल बॉन्डिंग ब्रेक होगा। डबल बॉन्डिंग ब्रेक होगा तो ये ऐसे बनेगा हमारे पास में, इस प्रकार से, यहां ये यहां ये कार्बन एज इट इज है, ये CH और ये सिंगल बॉन्डिंग CH2 और एक बॉन्डिंग यहां निकल के। देखो कार्बन की संयोजकता 4 है, तो 2 इधर हो गए, एक इस साइड हो गया और एक इस साइड हो गया, तो 4 बन गई हमारे पास। अब क्या होगा, ये कंटिन्यूस रिपीट करेंगे, तो ये जो आपके पास बना है, ये जो चीज बनी है, इसको आप कह सकते हो, ये जो है ये वाला जो भाग है, इस भाग का नाम ले लेता हूं मैं, ये आपके पास में हो गया स्टाइरीन। अब अगर बात करता हूं तो इसी को अगर मैं कट पेस्ट करके एक लंबी श्रृंखला बनाऊं तो क्या होगा, यहां से ये ऐड होगा हमारे पास। देखो आप कहोगे इसकी संयोजकता की बात करें, एक इधर जुड़ा हुआ, एक इधर जुड़ा हुआ, एक इधर जुड़ा हुआ, तो एक बॉन्डिंग इसकी भी यहां बनेगी। तो आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ जुड़ते हैं, तो मैं एक ही साइड के अंदर में जोड़ के बना रहा हूं, इसी साइड के अंदर में। अब इसको थोड़ा सा मैं लंबा खींच लेता हूं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये बनेगा CH सिंगल बॉन्डिंग CH2 और फिर आगे दूसरे से जुड़ेगा, यहां से एक आपके पास में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे वापस और बन जाएगा। फिर दूसरा आपके पास में एक और ढांचा ऐड होगा, यानी इसी को बार बार आपको कट पेस्ट करना और कम से कम 200 टाइम्स होना चाहिए। तो यहां पर भी हमारे पास बनेगा CH सिंगल बॉन्डिंग CH2 और एक बॉन्डिंग यहां निकल गई, एक और बनाया तो मैं इसमें, ये देखो यहां पर फिर आपके पास में बेंजीन स्ट्रक्चर बन गया, ये एरोमेटिक यहां पर और ये यहां पर ऐड होगा। अब ये प्रोसेस जो है ये लगातार चलता जाएगा, और ये जो प्रोसेस चल रहा है यही आपके पास में पॉलीस्टाइरीन बनाएगा इसमें। क्लियर। एक सिंगल भाग जो है वो तो स्टाइरीन हो गया, और बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं तो ये मेरे पास बन रहा पॉलीस्टाइरीन। अब बच्चा कहता है कि सर इसका उपयोग क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉलीस्टाइरीन। देखिए पॉलीस्टाइरीन का डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई नमकीन खाने जाते हैं किसी दुकान पे, समोसा खाने जाते हैं, आप कचौरी खाने जाते हैं, या फिर कोई भी आप कुछ भी फास्ट फूड खाने जाते हैं, तो वो नीचे क्या करते हैं, डिस्पोजल प्लेट देता है आपको इसमें। वो जो डिस्पोजल प्लेट्स होती हैं वो पॉलीस्टाइरीन की बनती है, यानी आप कह सकते हो डिस्पोजल प्लेट्स जो होती हैं यूज एंड थ्रो वाली। दूसरी आप कह सकते हो कि जैसे आप कहीं चाय पीने जाते हो तो प्लास्टिक का एक कप मिलता है आपको, होता हालांकि बाहर से कागज का है, उसमें 5% अंदर प्लास्टिक लगा हुआ होता है, वो आपके पास में किसका है, पॉलीस्टाइरीन का। तो हम कह सकते हैं डिस्पोजल कप जो होते हैं, डिस्पोजल कप, डिस्पोजल प्लेट्स, डिस्पोजल कप, या फिर आप कह सकते हो डिस्पोजल ग्लास जो होती है। कहीं देखा होगा आपने, कहीं पर भी लंबा चौड़ा खाना हो रहा हो तो वहां पानी पीने के लिए प्लास्टिक की डिस्पोजल ग्लासेस यूज करते हैं। क्यों, कौन बार बार ग्लास को धो, जूठा होने का झंझट है, तो एक बार यूज किया और फेंक दिया। यानी ऐसे जितने भी प्लास्टिक हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, ये कहलाता हमारे पास में। यूज एंड थ्रो वाला जो प्लास्टिक है वो होगा आपके पास में पॉलीस्टाइरीन। आगे बात करते हैं हम अगले की। नेक्स्ट हमारे पास में आता है नंबर 4, जिसको हम कहेंगे पॉलीप्रोपीन। अब देखिए पॉलीप्रोपीन की बात करते हैं तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है हमारे पास में, रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो ये होगा आपके पास में C3H6 हो गया आपके पास में। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। देखिए इसको 3 पार्ट्स के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका लिखने का तरीका मैं यहां बना दूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इस प्रकार से
आप लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्डिंग, CH डबल बॉन्डिंग CH2। देखिए कार्बन की संयोजकता 4 है, 1 2 3 4, 2 3 4, 3 इधर और 4, ये बन गया आपके पास में ये प्रोपीन बनाई आपके पास, ठीक है। अब इसी को कंटिन्यूस रिपीट करना है, यानी क्या होगा, इसको ढांचे में अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए यानी ये हमारे पास में अभी ऐसे है, CH डबल बॉन्डिंग CH2 और ये बन जाएगा आपके पास में CH3। अब इसे हम गर्म करते हैं, वही लगभग 500 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, यहां से डबल बॉन्डिंग ब्रेक होगी और ये डबल बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो एक बॉन्ड इधर खोल देगी और एक बॉन्ड इधर खोलेगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा ऐसे, इस रूप में CH CH3 सिंगल बॉन्डिंग CH2, एक इधर खुल गया और एक इधर खुल गया। कार्बन की संयोजकता 4, 1 2 3 और 4, 2 3 4। अब ये जो आपके पास में ढांचा बना है, ये वाला ढांचा जो है इसे हम कहते हैं प्रोपीन। क्या कहा जाएगा, प्रोपीन कहा जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसको कंटिन्यूस रिपीट करना है, कम से कम 200 बार, ज्यादा से ज्यादा 500 400, जब तक कोई प्रोडक्ट नहीं बन जाए, पर मिनिमम कंडीशन जो है वो 200 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर आपको पॉलीप्रोपीन बनाना है, पॉलीप्रोपीन बनाना है तो इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा, मैं राइट साइड में ऐड करूंगा CH CH2, ये बन गया CH3। अब इस साइड में CH CH2 CH3, एक बार और ऐड कर देता हूं CH CH2 और ये बन गया CH3। अब ये बॉन्डिंग जो है वो कंटिन्यू चलती जाएगी, तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा इसको हम कहेंगे पॉलीप्रोपीन। इसमें देखिए ये जो छोटे वाला भाग हमारे पास में है, ये जो छोटा सा भाग दिख रहा है आपको एक, ये भाग जो है ये तो कहलाएगा आपके पास में प्रोपीन, और इसका कंटिन्यूस रिपीटेशन जो है वो कहलाएगा आपके पास पॉलीप्रोपीन। अब बात आती है इसका यूज क्या है, इसके उपयोग की बात करें हम, देखिए यूज क्या है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि ऐसे कहीं पर भी प्लास्टिक की हम बात करते हैं जो छोटे छोटे रेशों से मिलकर बना हुआ हो। अब रेशों से मिलकर क्या बना हुआ है, आपने देखा होगा प्लास्टिक की रस्सियां आती है आजकल। अब उन प्लास्टिक की रस्सियों को खींचोगे तो छोटे 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 जाल निकलेंगे, उसमें पतले पतले रेशे निकलते हैं इसमें। दूसरा आपने देखा होगा फिशिंग नेट की बात करते हैं, मछली पकड़ने का जो जाल होता है वो छोटे छोटे प्लास्टिक के रेशों से बनता है। या फिर आपने देखा होगा वॉलीबॉल का जो नेट होता है, टेनिस का नेट जो होता है, फुटबॉल का जो नेट होता है वो इससे बनता है। साथ में आप जो ब्रश करते हैं मॉर्निंग में, उसमें देखा होगा कि टूथ ब्रश के अंदर में छोटे 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 बारीक से रेशे बने हुए हैं, वो सारे भाग जो हैं वो किसके बने होंगे, पॉलीप्रोपीन की। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेशेदार उत्पाद जो भी है, यानी छोटे छोटे रेशेदार प्रोडक्ट्स की बात करते हैं वो सारे। अब कौन कौन से इसमें देखिए, आप इसमें कह सकते हो टूथब्रश हो गया, आप इसमें कह सकते हो मछली पकड़ने का जाल हो गया, मछली पकड़ने का जाल हो गया, फिशिंग नेट कहते हैं जिसको। आप इसमें कह सकते हो फुटबॉल टेनिस आदि का जाल जो होता है वो हो गया। टेनिस का जो रैकेट होता है, उस रैकेट पे देखना वो प्लास्टिक की बारी बारी रेशेदार बनती है, वो इसी का बनता है। या फिर आप कह सकते हो इसमें जो सबसे बेस्ट है, प्लास्टिक रोप्स जो होती है, प्लास्टिक की रस्सियां, तो हम कह सकते हैं प्लास्टिक रस्सियां जो है वो इसकी बनती है। क्लियर, तो ये बन गया हमारे पास में पॉलीप्रोपीन। अगले की हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास में नंबर 5, ये था 4 पे आपके पास। नंबर 5वां जो है जिसको आप कहते हो टेफ्लॉन। अब बच्चा कहता है कि सर अभी तक 4 के जो नाम बताए थे उनके सब के आगे पॉली है। देखिए बहुलक है तो पॉली वर्ड आना जरूरी है। अब जैसे टेफ्लॉन है तो इसका एक दूसरा नाम है, हमें बात करनी है इसका असली नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है। देखिए
इसको हम कहते हैं पीटीएफई। अब बच्चा कहे सर पीटीएफई का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म बात करते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरोईथीन। देखो बड़ा सिंपल सी चीज है। पॉली मतलब कंटिन्यूस रिपीट करना है, टेट्रा मतलब चार, हाइड्रोजन की जगह चार फ्लोरीन जुड़ जाएंगे इसमें, और इथीन, इथीन सी डबल बॉन्डिंग सी है। अब हाइड्रोजन की जगह इसमें फ्लोरीन जुड़ेंगे तो इसलिए पॉली टेट्रा फ्लोरोईथीन नाम है। तो अगर मैं बात करता हूं इसका जो मोनोमर है वो क्या होगा हमारे पास में, मोनोमर पढ़ने से पहले अगर मैं इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करता हूं, रासायनिक सूत्र क्या है इसका, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, देखो F2C, ये हो गया आपके पास में डबल बॉन्डिंग CF2, ये बना हमारे पास। डबल बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो इस साइड में बॉन्डिंग निकलेगी जो आगे जुड़ने की संभावना बनाएंगी। मोनोमर जो होता है ये हमारे पास में है टेट्रा फ्लोरोईथीन। अब देखो क्या होगा जब आप इसको गर्म करते हो इस प्रकार से, ये आपके पास में C डबल बॉन्डिंग C, F F, यहां पर भी F, अभी जुड़ने की कोई संभावना नहीं। अब अगर इसको गर्म किया जाता है तो जैसे आप गर्म करोगे तो क्या होगा, डबल बॉन्डिंग ब्रेक हो गए, दो नई बॉन्डिंग निकल जाएगी, ये ऐसे बन जाएगा C सिंगल बॉन्डिंग C, यहां पर F, यहां पर भी F, यहां पर भी F, यहां पर भी F। ये जो भाग हमारे पास बना इतना सा, इसे कहा जाता है टेट्राफ्लोरोईथीन, यानी टेट्राफ्लोरोईथीन, ये मोनोमर है। अब इसी को कंटिन्यूस रिपीट करना है कम से कम 200 बार, ज्यादा बार तो जब तक प्रोडक्ट नहीं बने तब तक रिपीटेशन चलता है। अगर मुझे इसमें टेफ्लॉन बनाना है, टेफ्लॉन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, टेफ्लॉन बनाते दौरान में इसी को कंटिन्यूस रिपीट करेंगे, लेफ्ट साइड में नहीं मैं राइट साइड में ही बनाऊंगा इसमें, ये बन जाएगा आपके पास में F, ये तो हो गया मोनोमर। अब दो बार और रिपीट करके दिखा देते हैं, ये बन गया, यहां F, यहां F, यहां F, यहां F, दो बार रिपीट हो गया, एक बार और रिपीट कर देते हैं, ये बन गया। तो ये इस प्रकार से लॉन्ग चेन चलेगी आपके पास में, लंबी श्रृंखला चलेगी, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा हमारे पास टेफ्लॉन। अब बात आती है टेफ्लॉन का उपयोग क्या, मल्टीपल यूज है इसके, मल्टीपल यूज है उपयोग। सबसे पहली चीज, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इजी वे में पिघलता नहीं है, इस कारण अगर कहीं प्लास्टिक कोटिंग करने की आवश्यकता हो, यानी अगर किसी भी सरफेस को शाइनिंग देनी हो तो उस पर प्लास्टिक की एक पन्नी लगा दी जाती है परमानेंट, उसको हम टेफ्लॉन का मानते हैं। बच्चा बोले कहां कहां, सबसे बढ़िया घरों में नॉन स्टिकी कुकवेयर, ऐसी कढ़ाइयां ऐसे बर्तन आते हैं रसोई के अंदर में जो चिकनाई रहित होते हैं, यानी अगर आप उस पर ऑयल गिरा भी दोगे तो ऑयल उसकी तली पे चिपकेगा नहीं। क्यों नहीं चिपकेगा, क्योंकि टेफ्लॉन की कोटिंग की हुई होती है, आप तिरछा करोगे तेल की एक बूंद आ जाएगी। नंबर सेकंड, जब आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के ऊपर में टेफ्लॉन की कोटिंग की हुई होती है ताकि स्क्रैच नहीं लगे उसमें। आप कोई एसी रेफ्रिजरेटर जब आप खरीदते हो तो देखते होगे उसकी बॉडी कितनी शाइन मार रही है, तो उसके ऊपर में क्या होता है, टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं, यानी इसका उपयोग प्लास्टिक कोटिंग के रूप में होता है, कोटिंग के रूप में होता है। अब क्या क्या यूज है ध्यान से देखिएगा, एक आपके पास में होता है इसका नॉन स्टिकी कुकवेयर, नॉन स्टिकी कुकवेयर, इसको आप कह सकते हो चिकनाई रहित बर्तनों में, बर्तनों में पहला काम हो गया। नंबर दूसरा आप कह सकते हो टीवी, रेफ्रिजरेटर, कार आदि पर
चमकदार बनाने के लिए या चमक दिखाने के लिए कोटिंग के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये यूज हो गया हमारे पास में किसका, टेफ्लॉन का। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले की। नेक्स्ट आपके पास में आएगा नंबर 6, जिसको हम कहते हैं पर्सपेक्स। अब देखिए, पर्सपेक्स की मैं बात करता हूं तो जनरली बच्चा कहता है कि सर पर्सपेक्स का नाम क्या है। पर्सपेक्स का नाम जो है इसे हम PMMA कहते हैं। अब बच्चा कहे PMMA क्या, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना क्या है, व्हाट इज दिस? तो PMMA जो है इसका फुल फॉर्म हमारे पास में है पॉली मीथा एक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मीथा एक्राइलेट, ये हमारे पास में इसका केमिकल फॉर्मूला। देखिए, मैं आपसे कहूं पॉली का मतलब तो हो गया मल्टीपल रिपीटेशन। अब हम बात करेंगे मिथाइल मीथा एक्रेलेट जो होता है, ये इसका पॉलीमर माना जाता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है हमारे पास में, रासायनिक सूत्र जो है, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला C3H6N6। अब इसी को कंटिन्यूस क्या होगा, रिपीट किया जाएगा। अब देखिए, अभी तक सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे थे, ले दे के फ्लोरीन आया था या क्लोरीन आया था। अब साथ साथ के अंदर में क्या, नाइट्रोजन भी ऐड हो गया। तो ये छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन के साथ कुछ घटक जो है तत्व, वो भी जुड़कर ये बनाते हैं। इसमें बात आती है कि पर्सपेक्स का सबसे बड़ा उपयोग क्या, मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम भविष्य का ग्लास भी कहते हैं। इसमें भविष्य का ग्लास कहा जाता है। आप इसको फ्यूचर ग्लास कह सकते हो। बच्चा बोले कैसे? आपने देखा होगा कि जो आपकी मोबाइल स्क्रीन है, आपकी टीवी की स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, आज से कम 25 साल पहले जो टीवी आते थे, वो टीवी जो हमारे पास में थे, उनकी जो सामने का जो विंड होती थी, जो विंड ग्लास होता था, उसको बजाते तो वो ग्लास का बना होता। आज की तारीख के अंदर में टीवी की हम बात करते हैं तो वो जो टीवी का फ्रंट ग्लास होता है वो ग्लास का नहीं होता, वो पर्सपेक्स का बना। अब जिस डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि ये जो सर पढ़ा रहे हैं ये ग्लास है। नहीं, ये ग्लास नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लास्टिक की कोटिंग है हमारे पास में, और ये प्लास्टिक से बना हुआ है, तो जिसे हम कहते हैं पर्सपेक्स। आपने देखा होगा हेलमेट के जो ग्लास होते हैं वो लगता कांच की तरह है, परंतु ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, इनको फ्यूचर ग्लास कहेंगे हम। तो पर्सपेक्स जो है इसे भविष्य का ग्लास कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ग्लास का जो विकल्प है वो पर्सपेक्स हमारे पास। तो हम कहेंगे इसे वर्तमान में ग्लास के स्थान पर उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। अब कहां कहां पर उपयोग होता है, तो आप ये कह सकते हो कि मोबाइल स्क्रीन में आपने देखा, मोबाइल स्क्रीन मतलब कंपनी से जो सेलफोन बन के आ रहा है उसकी स्क्रीन पे, या कई बार देखा होगा आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाते हो, तो स्क्रीन गार्ड जो बना हुआ होता है किसका होता है, पर्सपेक्स का। यानी स्क्रीन गार्ड जो है ये आपके पास में इसका बनता है। आप कह सकते हो टीवी, आप कह सकते हो कंप्यूटर मॉनिटर, आप कह सकते हो लैपटॉप। इनकी जो स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन बनती है प्यारे बच्चों किसकी, पर्सपेक्स ग्लास की। आपको बताया कि ग्लास जो होता है बड़ा कॉस्टली होता है, और हल्का सा कहीं पर उसको जोर झटका लगता है वो डैमेज हो जाता है। तो इसी चीज से बचने के लिए हमने कुछ ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाए जो ग्लास को रिप्लेस करेगा भविष्य के अंदर में। वर्तमान में भी आपको दूर से देखने में लगता है कि ग्लास है, जबकि वो ग्लास नहीं होता, वो प्लास्टिक होता है हमारे पास। वो हमारे पास में क्या है, पर्सपेक्स है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर वीडियो। इसमें पूरे बहुलक जो है वो कंप्लीट नहीं हुए, हमने 6 बहुलक किए हैं। रिमेनिंग बहुलक जो पॉलीमर्स है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में करेंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर वीडियो का
जो पीडीएफ लिंक है वो आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों हाँ, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा पूरा कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर का मोबाइल ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए और जिस कोर्स की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस कोर्स को परचेस करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।